यह फिल्म वर्ष 1945 पर आधारित है, जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था। यह वह समय है जब डेनमार्क अंततः जर्मन कब्जे से मुक्त हो गया है। फिर हमें कार्ल लियोपोल्ड रासमुसेन नाम के एक सार्जेंट से मिलवाया जाता है, जो ब्रिटिश पैराशूट रेजिमेंट में 5 साल की सेवा के बाद जर्मन युद्धबंदियों को डेनिश सेना में लौटते हुए देख रहा है। इस दौरान कार्ल ने जर्मन कैदियों में से एक को डेनिश ध्वज वाला अंडा ले जाते हुए देखा, जिससे वह क्रोधित हो गया। परिणाम स्वरूप वह गुस्से में आकर उसकी पिटाई करता है और झंडा छीन लेता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि युवा जर्मन कैदी एक मैदान में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कार्ल के कमांडिंग ऑफिसर डेनिश पायनियर कोर के कैप्टन ईबी जेनसेन द्वारा संबोधित किया जाता है। ईबी बताते हैं कि उन्हें केवल एक ही उद्देश्य के लिए डेनमार्क लाया गया है, डेनमार्क के पश्चिमी तट को साफ करने के लिए, जहां जर्मनों ने रेत में हजारों बारूदी सुरंगें दबा दी थीं। कैदियों को चेतावनी दी जाती है कि वे डेन लोगों से किसी सहानुभूति की उम्मीद न करें, क्योंकि डेनमार्क उनका मित्र नहीं है। इस ब्रीफिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू होता है, जहां युवा कैदियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने नंगे हाथों का उपयोग करके बारूदी सुरंगों को कैसे फैलाया जाए। ये इसमें शामिल अत्यधिक खतरे पर जोर देता है, क्योंकि कोई भी छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती है। उनके प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में युवा जर्मन सैनिकों को वास्तविक बारूदी सुरंगें प्रदान की जाती हैं और उन्हें फैलाने की प्रक्रिया को पूरा करने का काम सौंपा जाता है। एक परित्यक्त बंकर में हरमन मोरबैक नाम का एक कैदी स्वेच्छा से पहले जाता है और एक खदान को सफलतापूर्वक नष्ट कर देता है। इसके बाद सभी जर्मन कैदी डिफ्यूज करने के लिए अपनी अपनी बारी लेते हैं, लेकिन उनमें से एक विफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक घातक विस्फोट होता है। अपना प्रशिक्षण पूरा करने पर जर्मन सैनिकों को एक छोटी सी झोपड़ी में भेजा जाता है, जिसमें कई बिस्तरों वाला एक कमरा होता है। वहां पहुंचने पर सार्जेंट कार्ल उनसे संपर्क करता है, जो युद्ध पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है और युवा कैदियों के साथ सहानुभूति के बिना व्यवहार करने का फैसला करता है। फिर वह उन्हें पंक्तिबद्ध करता है और एक एक करके उनके नाम पूछता है। इस बीच उसकी मुलाकात जुड़वां भाइयों वर्नर और अर्नस्ट लेसनर से होती है। अर्नस्ट को तुरंत अपने भाई की ओर से जवाब देने के लिए सार्जेंट से एक थप्पड़ मिलता है। इसके बाद कार्ल कैदियों को रेत के टीलों की ओर ले जाता है और काले झंडों से चिन्हित एक क्षेत्र का खुलासा करता है। वह बताता है कि वहां भारी संख्या में 45 शून्य खदानें छिपी हुई हैं। फिर उन्होंने घोषणा की कि युवा कैदियों को सभी खदानों को फैलाने के बाद ही घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा वह उन्हें सूचित करता है कि यदि वे 1 घंटे में 6 बारूदी सुरंगों को फैलाने और खुद को विस्फोट से बचाने में कामयाब होते हैं, तो वे 3 महीने के भीतर घर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। कार्ल उन्हें एक मानचित्र भी प्रदान करता है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र को एक नंबर दिया गया है और लड़कों को मानचित्र को लगातार अद्यतन रखने का निर्देश देता है। इसी जानकारी को ध्यान में रखकर युवा सैनिक अपना काम शुरू करते हैं। वे रेत के टीलों पर लेट जाते हैं और बारूदी सुरंगों को सावधानीपूर्वक निष्क्रिय करने से पहले उनकी खोज करते हैं। अपने काम के बाद टीम को आशावादी बनाए रखने के लिए लड़के अपनी साधारण झोपड़ी में आराम करते हैं। सेबेस्टियन नाम के लड़कों में से एक घर लौटने के बाद अपनी योजनाओं के बारे में बात करता है। इस बीच जुड़वां भाइयों ने देखा कि एक स्थानीय लड़की सड़क पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। यह देखकर कि लड़की के पास खाना है, अर्नस्ट उसके पास जाता है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब लड़की की मां आती है और उसे जर्मनों से बात करने के लिए डांटती है। इस बीच अर्नस्ट बच्चे की खिलौना गाड़ी से रोटी का एक टुकड़ा चुराने में सफल हो जाता है, जिसे वह बाद में अपने भाई के साथ साझा करता है। जैसे ही रात होती है, कार्ल सभी को अपने बिस्तरों पर वापस जाने का निर्देश देता है और प्रस्थान करने से पहले गर्म दरवाजे सुरक्षित कर देता है। अगले दिन युवा सैनिक अपना परिश्रम जारी रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां कठिन होने लगती हैं, क्योंकि युद्ध के बाद की कमी के कारण उन्हें भोजन नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन कुपोषण से पीड़ित होने लगे, जिससे खदानों से निपटना मुश्किल हो गया। इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी वे बीच में बिना किसी ब्रेक के काम करते रहने को मजबूर हैं। उस रात बाद में हेलमुट नाम का एक व्यक्ति कुछ खाने की तलाश में झोपड़ी से बाहर निकलता है। विल्हेम नाम के एक साथी समूह सदस्य ने उसे नोटिस किया, लेकिन उसने चुप रहने का विकल्प चुना। अगले दिन वर्नर अपने भाई की ओर से कार्ल से छुट्टी की अनुमति मांगता है, क्योंकि अर्नस्ट की तबीयत ठीक नहीं है और उसे लगातार उल्टी हो रही है। हालांकि सार्जेंट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपना श्रम जारी रखने के लिए मजबूर किया। बाद में विल्हेम फैलने की प्रक्रिया के बीच में होता है, जब उसे मिचली महसूस होती है और बारूदी सुरंग पर उल्टी होती है। परिणाम स्वरूप बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ उड़ गए। यह देखकर कुछ लड़के जल्दी से रोते हुए विल्हेम को उठाकर सार्जेंट के पास ले जाते हैं, जो फिर उसे एक फील्ड अस्पताल भेज देता है। उसी रात हेलमुट द्वारा लाए गए भोजन के कारण सभी लड़कों को गंभीर पेट दर्द का अनुभव हुआ। रात को पास के एक खलिहान से जब कार्ल सुबह आता है, तो हेलमुट तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, जिससे सार्जेंट को खलिहान का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा करने पर यह पता चला कि हेलमुट ने अनाज में चूहे के मल को भोजन समझकर चुरा लिया है।
इस एहसास के साथ कार्ल लड़कों को उनके शरीर से विषाक्त भोजन से छुटकारा दिलाने के लिए समुद्री जल से खुद को शुद्ध करने के लिए कहता है। मैं जानता था कि भोजन का स्वाद बकवास जैसा है। बाद में सेबेस्टियन ने कार्ल को एक लकड़ी का फ्रेम भेंट किया और समझाया कि इससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि सार्जेंट ने इस विचार को खारिज कर दिया और उसे बिस्तर पर जाने का आदेश दिया। अगले दिन कार्ल विल्हेम की स्थिति की जांच करने के लिए फील्ड अस्पताल का दौरा करता है। वहां पहुंचने पर एक नर्स ने दुखी होकर उसे सूचित किया कि विल्हेम ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया है। यह खबर सार्जेंट को दुखी करती है और उसे जर्मन लड़कों के लिए बुरा लगता है। इसके बाद वह उनके बेस कैंप में जाता है और लौटने से पहले कुछ खाना चुरा लेता है। पश्चिमी तट पर पहुंचने पर कार्ल अपने आरोपों के साथ अधिक दयालु व्यवहार करना शुरू कर देता है। वह लड़कों को जगाता है और उन्हें खाना देता है। इतने लंबे अंतराल के बाद आखिरकार लड़के अपना पेट भर पाते हैं। कुछ ही समय बाद वह उन्हें अच्छी और बुरी खबरें बताता है। अच्छी खबर से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने फील्ड अस्पताल का दौरा किया और झूठ बोला कि विल्हेम अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। हालांकि बुरी खबर यह है कि वे पहले से ही अपने काम में देरी कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें पकड़ने के लिए प्रति घंटे 8 बारूदी सुरंगों को फैलाना होगा। काम पर वापस कार्ल लड़कों को उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए सेबेस्टियन द्वारा आविष्कार किए गए लकड़ी के फ्रेम का उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकि अन्य लोग बारूदी सुरंगों को फैलाना जारी रखते हैं। वर्नर, अर्नस्ट और लुडविग फैली हुई खदानों को एक पहाड़ी के ऊपर घास के मैदान में ले जाते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद लड़के अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं और आराम करते हैं। रात के समय कैप्टन एब, जिसने कार्ल द्वारा लड़कों के लिए भोजन चुराने की अफवाहें सुनी हैं, जर्मनों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें पीड़ा देने के लिए ब्रिटिश सैनिकों के एक समूह को लाता है। हंगामा सुनकर कार्ल बाहर निकलता है और सैनिकों को रोकने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उन्हें पूरे तट को मिटा देने के लिए लड़कों की जरूरत है। ईबी रुकता है, लेकिन वह सार्जेंट को थोड़ी बातचीत करने के लिए ले जाता है। निजी तौर पर कप्तान ने उन पर जर्मनों के प्रति सहानुभूति रखने और उनके लिए भोजन चुराने का आरोप लगाया। कार्ल का दावा है कि उसने खाना अपने और अपने कुत्ते के लिए लिया था, लड़कों के लिए नहीं। हालांकि ईब असंबद्ध है और बताता है कि कार्ल को अपने लिए पर्याप्त भोजन का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन मिल रहा है। अगले दिन काम के दौरान अर्नस्ट को पता चला कि बारूदी सुरंगें एक के ऊपर एक दबी हुई हैं। वह जल्दी से अपने जुड़वां भाई को चेतावनी देने के लिए बुलाता है, लेकिन वर्नर चेतावनी नहीं सुनता और दुखद रूप से खुद को उड़ा लेता है। भयभीत अर्नस्ट अपने भाई को खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। इसके बावजूद वह हवलदार के सांत्वना देने के बाद भी अपने भाई की मौत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसकी परेशान हालत को देखकर कार्ल उसे वापस झोपड़ी में ले जाता है और उसे कुछ आराम करने के लिए कहता है और उसे आश्वासन देता है कि वे कल उसके भाई को ढूंढ लेंगे। बाद में कार्ल सेबेस्टियन के पास जाता है, जो सूर्यास्त की ओर देख रहा है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह लड़कों के साथ सच्चा नहीं रहा है और विल्हेम का निधन हो गया है। जवाब में सेबेस्टियन ने खुलासा किया कि उसे इस बात की जानकारी पहले से ही है। वह यह भी कहते हैं कि कार्ल ने जो किया वह समझ में आता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लड़के उम्मीद खोएं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, सेबेस्टियन कुछ हास्य का संचार करता है और दोनों धीरे धीरे एक गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। अगले दिन कार्ल बेस कैंप का दौरा करता है और फिर से लड़कों के लिए भोजन लाता है। वह उन्हें उनके काम से छुट्टी देता है, जिससे वे समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक कि वह फुटबॉल के एक आकस्मिक खेल में भी उनके साथ शामिल होता है और इस पल की खुशी का आनंद उठाता है। यह बिल्कुल शीर्ष बंदूक नहीं है, लेकिन यह चलेगी। इस बीच 2 अतिरिक्त जर्मन कैदी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के उनके मिशन में शामिल होने के लिए वहां पहुंचते हैं। लुडविग उनका स्वागत करता है और उन्हें अपनी मस्ती में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। अपने फुटबॉल मैच के बाद वे एक दोस्ताना दौड़ में शामिल होते हैं, जबकि अर्नस्ट को घास के मैदान में पाए गए चूहे के साथ अकेले खेलते हुए देखा जाता है। अगले दृश्य में समूह झोपड़ी की ओर वापस जाता है। अपने रास्ते में कार्ल समुद्र तट के कथित रूप से साफ किए गए क्षेत्र की ओर एक गेंद फेंकता है और अपने कुत्ते को उसे वापस लाने का आदेश देता है। हाय भगवान, दुर्भाग्य से कुत्ते पर बारूदी सुरंग बिछ जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इस घटना से सार्जेंट का दिल टूट जाता है और वह सोचता है कि यह लड़के की गैर जिम्मेदारी है। लुडविग, जिसे उस क्षेत्र को साफ करने का काम सौंपा गया है, का दावा है कि उसने वास्तव में सभी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर दिया था और पुष्टि करने के लिए इसे 2 बार गिना था। लेकिन कार्ल अब भी मानते हैं कि उन्होंने गलत गिनती की। दुर्भाग्य से वह अपना आपा खो देता है और एक बार फिर लड़कों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। उनका दावा है कि उन पर भरोसा करके उन्होंने बड़ी गलती की है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हेलमुट हंसना शुरू कर देता है, जिससे सार्जेंट का गुस्सा भड़क जाता है। यह मानते हुए कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, कार्ल ने कुछ जोरदार थप्पड़ मारे। तुमने मुझे पागल बना दिया, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूं, और उसे इसे दोहराने के खिलाफ चेतावनी देता है। इसके बाद वह उन्हें लाइन में लगने और समुद्र तट के साफ क्षेत्रों में एक साथ मार्च करने के लिए मजबूर करता है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे सुरक्षित हैं। बाद में दिन में लड़के काम के बाद अपनी झोपड़ियों में आराम कर रहे होते हैं, तभी हेलमेट भागने का साहसिक निर्णय लेता है। वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वे इस तरह यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि बाकी लड़के ऐसा करने से इनकार करते हैं।
सेबेस्टियन समूह के नेता के रूप में कार्य करते हुए हेलमेट को दृढ़ता से ऐसे विचारों को अपने दिमाग से निकालने का निर्देश देता है और जोर देकर कहता है कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वे वहीं रहेंगे। हेलमेट ने अनुपालन से इनकार कर दिया और अकेले जाने का फैसला किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर सेबेस्टियन और उसके साथियों ने उसके बिस्तर पर हेलमेट रख दिया और उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में एक गेंद डाल दी। थोड़ी देर बाद स्थानीय छोटी लड़की की मां झोपड़ी में दौड़ती हुई आती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़के से मदद की गुहार लगाती है। लड़के तुरंत महिला का पीछा करते हुए समुद्र तट पर प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाते हैं जहां वे लड़की को खेलते हुए पाते हैं। इस बीच कार्ल झोपड़ी में पहुंचता है और केवल अर्नस्ट को देखता है। अन्य लड़कों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के बाद सार्जेंट समुद्र तट की ओर बढ़ता है जहां वह लड़कों को अपनी बेटी के बचाव में स्थानीय महिला की मदद करते हुए पाता है। कुछ क्षण बाद अर्नस्ट घटनास्थल पर आता है और लड़की की ओर चलता है। मन के बारे में सोचे बिना वह चंचल बातचीत में शामिल होकर लड़की को शांत करता है जबकि सेबेस्टियन उसके लिए रास्ता साफ करता है। सुरक्षित बचाव। आखिरकार सेबेस्टियन लड़की तक पहुंचता है और अर्नस्ट उसे उसके पास भेज देता है। हालांकि अर्नस्ट ने वापस जाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अस्पष्ट क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ गया। इस वजह से उसे अपने जुड़वां भाई की तरह ही दुखद भाग्य का सामना करना पड़ता है। इंतजार, उसने ऐसा क्यों किया? यह देखकर कार्ल भावुक हो जाता है और लड़कों के साथ फिर से दयालु व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसे दयालु बनाने के लिए बस एक छोटी सी मौत की जरूरत है। बाद में वह दुखी सेबेस्टियन के पास जाता है और उसे आश्वस्त करता है कि वे जल्द ही घर जा सकेंगे। उनका यह भी कहना है कि समूह को सेबेस्टियन की जरूरत है, इसलिए उन्हें मजबूत बने रहने की जरूरत है। अगले दिन से लड़के अपना दिमाग साफ करने का काम जारी रखते हैं। साथ ही कार्ल भी उन्हें अपना काम जल्दी पूरा करने में मदद करते हैं। एक दिन 4 लड़के सेबेस्टियन, लुडविग, हेलमेट और रोडोल्फ। रोडोल्फ कौन है? सार्जेंट के साथ समुद्र तट को साफ करना जारी रखें जबकि बाकी लोग बिना विस्फोट वाली खदानों को एक ट्रक पर लोड कर रहे हैं। इस दौरान लड़कों में से एक ने अनजाने में एक ऐसी खदान को फेंक दिया जो निष्क्रिय खदानों के ट्रक बिस्तर में ठीक से फैली हुई नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है जो समूह के सभी 7 सदस्यों के जीवन का दावा करती है। समाप्त। अरे बाप रे! इस दुखद घटना को देखते हुए कार्ल और 4 जीवित लड़के विस्फोट स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने साथियों का कोई पता नहीं चला। इस विनाशकारी घटना से जीवित बचे लोगों को गहरा सदमा लगा है। अगले दृश्य में कार्ल अपना वादा पूरा करता है और सभी बारूदी सुरंगों को सफलतापूर्वक साफ करने के बाद शेष लड़कों को एक ट्रक में घर भेजता है। इसके बाद सार्जेंट ईबी से बात करने के लिए बेस कैंप में लौट आता है। उसे बहुत झटका लगा। ईबी ने उसे बताया कि उसने 4 जर्मन लड़कों को जर्मनों के दूसरे समूह में शामिल होने के लिए अन्य बारूदी सुरंगों को फैलाने के लिए दूसरे खदान क्षेत्र में भेज दिया है। ये नया क्षेत्र और भी अधिक जोखिम प्रस्तुत करता है क्योंकि उनके पास मानचित्र का अभाव है और वहां चुनौतीपूर्ण 72 शून्य खदानें फैलाई जानी है। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित होकर कार्ल ने एब से 4 लड़कों को घर लौटने की अनुमति देने के लिए कहा क्योंकि उसने पहले ही